बार बार हुड्डा हुड्डा हुड्डा, ऐसा क्या मतलब हुड्डा हुड्डा क्यों होता है? बड़े नेता को ही हमेशा टारगेट किया जाता है और बड़ा नेता भी वो जिसके हाथ पल्ले कुछ हो। और सबसे बड़ी बात है लोगों को रोजगार मिला। बेशक भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी और भाजपा तीसरी टाइम जैसे गवर्नमेंट हरियाणा में है, लेकिन एक बड़ा नेता को ये बताओ कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर पब्लिक रैली करके पब्लिक इकट्ठा कर सकता हो, एक बता दो। पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री सब हुड्डा हुड्डा ही करते हैं। तो कैप्टन जो आपने बात की, जो पंजाब के जो सीएम होते थे, उनका भी अपना ही जनाधार था, वो भी अपने बड़े नेता थे खुद। उन्होंने राज किया है और उनके पास आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए बड़े नेता हैं और बीजेपी के पास उस तरह की कोई लीगेसी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह दी। हरियाणा टॉक्स के बड़ा मुद्दे टॉक शो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हर कोई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, इंडियन नेशनल लोकदल का नेता हो, जननायक जनता पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, चाहे कोई राष्ट्रीय नेता हो, हर कोई पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही क्यों टारगेट करते हैं। हर किसी की जुबान पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बापू बेटा, ये शब्द हमें बार बार क्यों सुनाई देता है? ऐसी क्या बात है कि हर कोई उनको टारगेट करके पब्लिक का सेंटीमेंट अपनी तरफ करना चाहता है? चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी ओपी वशिष्ठ जी, सीनियर पत्रकार हैं। वशिष्ठ साहब जी, बाबू बेटा भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक की चौधर, ये आप हरियाणा में कोई भी नेता आया, चाहे वो लोकसभा में आया है, विधानसभा चुनाव में आया है, इवन कि जब नगर निगम के चुनाव के मेयर के चुनाव थे तब भी बार बार हुड्डा हुड्डा हुड्डा, ऐसा क्या मतलब हुड्डा हुड्डा क्यों होता है? देखो, राजनीति में बड़े नेता को ही हमेशा टारगेट किया जाता है और बड़ा नेता भी वो जिसके हाथ पल्ले कुछ हो। ताऊ देवीलाल के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है वो हरियाणा के बड़े नेता रहे हैं पहले। और जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में जैसे जजपा इनेलो जैसे अलग हुए, दो फाड़ हुए, बंटवारा जैसे हुआ परिवार में, तभी से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो कद है राजनीतिक रूप से वो कम हो गया था। उसके बाद 2005 से हम वापस लेके चलते हैं, ये है अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 2005 से 2014 लेके 14 तक मुख्यमंत्री रहे, ये है उसके बाद की बात मैं जो बात कर रहा हूँ, चौटाला का जो कद। लेकिन जैसे ही 2005 से पहले हम जाते हैं तो चौटाला निशाने पे रहते थे, सबके निशाने पे। आप कभी भी देखोगे तो ओम प्रकाश चौटाला निशाने पे रहते थे। भजनलाल भी इतने निशाने पर नहीं रहते थे जितना कि ओम प्रकाश चौटाला रहते थे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जो है मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो राजनीति में इतने माहिर थे और उनके जो समर्थक थे वो बिल्कुल पक्के होते थे। और वो ये भी कहते थे, लोग आम पब्लिक में ये एक परसेप्शन बना हुआ था कि ओम प्रकाश चौटाला जो है पाकिस्तान के लाहौर में भी रैली कर देंगे तो 1 लाख लोग तो वहाँ पे भी जुट जाएंगे। जो रैली की शैली, बोलने की शैली और चौटाला साहब की जो फॉलोइंग थी वाकई में गजब थी। तो जैसे ही ग्राफ ओम प्रकाश चौटाला का डाउन गया, 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो हरियाणा के बड़े नेता के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एकमात्र नेता रह गए थे। 10 साल उन्होंने खूब काम किए, पब्लिक में रहे और हरियाणा का विकास भी किया। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो काम नहीं किए। यूनिवर्सिटी खुली है, रोड्स बने हैं, केएमपी एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुआ है, आईएम रोहतक आया है, आईआईटी के लिए भी प्रयास किया लेकिन आईआईटी नहीं है, रेल नेटवर्क भी रेल नेटवर्क। तो काम जो हुए है ना वो लोगों से जो जुड़ा हुआ, सबसे बड़ी बात है लोगों को रोजगार मिला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम। ये रोजगार तो अभी असेंबली चुनाव में जो पूर्व मंत्री जो अभी जिनका देहांत हुआ, उनके सुपुत्र दादरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील सांगवान
उन्होंने भी कल असेंबली में ये मुद्दा उठाया है और अनिल विज ने भी कहा है कि भाई गुंडागर्दी, हालांकि उसके ऊपर फिर जो है मैं वही उन्हीं बातों पे मैं आ रहा हूँ कि नेताओं के निशाने पे क्यों है, क्योंकि आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता हरियाणा में कोई भी नहीं है। पब्लिक में जो पब्लिक जिसके साथ है आज के टाइम में भी, बेशक भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी और भाजपा तीसरी टाइम जैसे गवर्नमेंट हरियाणा में है, लेकिन एक बड़ा नेता को ये बताओ कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर पब्लिक रैली करके पब्लिक इकट्ठा कर सकता हो, एक बता दो। तो अब क्या है कि राजनीतिक रूप से जो भी बड़ा नेता होता है ना, उसको निशाने पे लिया जाता है। तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव की आपने बात की, इवन कि ये जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं, पार्षद के चुनाव में भी जो पार्षद का जो प्रत्याशी का जो चुनाव लड़े थे बीजेपी और निर्दलीय, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह रहे थे। मतलब एक आप ये मानिए, एक वार्ड का पार्षद का चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री सब हुड्डा हुड्डा ही करते हैं। तो इसलिए ना कि भाई ये पता है कि सेंटर में जो है कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। किसी भी स्टेट में कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। हालांकि एक दो स्टेट है जहाँ पे छोटे छोटे, कर्नाटका में, हिमाचल में है, वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन नेता कोई बड़ा नहीं है वहाँ पे। गवर्नमेंट बेशक है वहाँ पे। नहीं, कभी पंजाब में कैप्टन साहब हुआ करते थे, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर भी देखो रहे, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन करके सुनील जाखड़ भी बड़े ने। कैप्टन जो आपने बात की, जो पंजाब के जो सीएम होते थे, उनका भी अपना ही जनाधार था, वो भी अपने बड़े नेता थे खुद के। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, अपना दम था जी। इसके पीछे राजस्थान में आप ये देखिए, जो पिछले अब जो चुनाव हुए राजस्थान में विधानसभा के, लोकसभा के, तो वहाँ पे अशोक गहलोत पे निशाने पे सभी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, चाहे बीजेपी के थे या किसी और पार्टी के, वहाँ पे अशोक गहलोत को निशाने पे रखा, क्योंकि ये पता था कि अशोक गहलोत ऐसा नेता है कि जो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। तो वहाँ पे निशाने पे अशोक गहलोत, कमलनाथ भी होते थे मध्य प्रदेश। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सेंटर के नेता भी और स्टेट के भी नेता, सभी पार्टियों के, उसमें बीजेपी भी आ गई और एक और बड़ा कारण जो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ने भारत जो स्वतंत्रता आंदोलन था, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद करीब 5 दशक तक राज किया और बहुत सारे जो काम है कांग्रेस राज में हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज कांग्रेस का ग्राफ नीचे है। तो भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेटेजिकली ये पता है कि कांग्रेस, बेशक वो 3 बार से बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस फिर भी कितने लंबे समय तक उन्होंने राज किया है और उनके पास आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए बड़े नेता हैं और बीजेपी के पास उस तरह की कोई लीगेसी नहीं है। तो एज ए पार्टी कांग्रेस को हराने में अभी समय लगेगा। बेशक वो कांग्रेस पर इलेक्टोरल जीत रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हरियाणा के अंदर एक बड़ा स्तंभ, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, वो सारी की सारी कांग्रेस को हटा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर स्थापित कर दिया है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को रैली करनी हो, राहुल गांधी को या खड़गे साहब को, तो रैली में भीड़ इकट्ठी करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उनको सहारा दे सकते हैं। भीड़ नहीं, रुक के मारने वाले गाड़ी लेके आएंगे, तो और लड़ाई की जरूरत पड़ जाए दमखम तो वो भी करेंगे। तो ये पता है ना कि जो माहौल जो राजनीति में कांग्रेस पार्टी का कोई बना सकता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बना सकते हैं इस इलाके में, दिल्ली में। बल और पैसे, तीनों ही चीज है ना। देखो आप ये देखो, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो कितने लोग जो है उस 10 साल में सक्षम भी हुए हैं, कितने लोगों का काम धंधा भी ठीक होया होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किसी के परिवार के बच्चे को जॉब लग गई होगी, चाहे वो बेशक वो, हालांकि इस भाजपा ने जो रोज़गार दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चाहे वो मेरिट के आधार पर दिया चाहे ना दिया, वो हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो पर्ची खर्ची का मामला है, बीजेपी हमेशा ही ना पर्ची खर्ची के मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हमलावर रहती है। किसी भी चुनाव में देख लेना, पर्ची खर्ची वाले आ जाएंगे, पर्ची खर्ची का सिस्टम चालू हो जाएगा। अब ये बताइए, जैसे कल सुनील सांगवान जी जो दादरी से विधायक है, उन्होंने ये एक्सेप्ट तो किया ना विधानसभा में कि भाई वो पर्ची ले गए, मेरे पिताजी गए थे जब उनकी सरकार में थे। अब वो पर्ची ले के गए,
तो इसका मतलब सभी लोग इसमें, एक नहीं, आदमी तो इसमें नहीं हुआ ये ना। उससे पहले भी किसी ने कहा था, दादा गौतम ने भी कहा था कि मैं भी पर्ची लेके गया था, और वो ये कह रहे थे कि उस समय इस तरह का मतलब माहौल इस तरह का था, कोई भी काम करवाना है आपको। देखो चौटाला राज में क्या हुआ, जिस मामले में चौटाला साहब को और अजय को जो सजा हुई है वो पर्ची खर्ची वाला तो मामला है। वही तो मैं तो वही वो नियम ही वो था उससे पहले मैं भजनलाल उसी के बात टाइम पे आ में। रहा हूँ। सुनील सांगवान जी ने जो कल विधानसभा में जो मुद्दा उठाया है, वो मुझे नहीं लगता कि वो उनका इंडिविजुअल मामला हो सकता है कि पार्टी की स्ट्रेटजी हो कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरना है, कैसे किस विधायक से। अब जैसे क्या है कि सुनील सांगवान जो है वो जाट भी है, तो जाट ज़्यादा बोलेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे और ज़्यादा प्रेशर आएगा। हाँ, मतलब बात तो ये यही स्ट्रेटजी भी है, ये जातीय समीकरणों को भी थोड़ा सा प्रेशराइज्ड करने का एक स्ट्रेटजी हो सकती है नॉट। पार्टी की। देखो सबसे बड़ी ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मैं मानता हूँ, जाटों के आज के दिन पूरे इंडिया में अगर कोई एक बड़ा नेता है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और जाट जैसा कि हरियाणा में 50% से ज़्यादा ज़मीन को ऑन करते हैं, और पॉलिटिकली कितने ताकतवर हैं। बेशक उनकी सरकार नहीं है लेकिन पॉलिटिकली ताकत है, सोशली उनका अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये जो जमात है इसकी ताकत जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस कम्युनिटी के पास जब तक बड़ा नेता रहेगा तब तक हरियाणा के अंदर बार बार सरकार बनाने में उनको संघर्ष करना पड़ेगा। उस संघर्ष को भी वो दूर करना चाहते हैं कि आपकी बात को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। जो भी जैसे विधानसभा के चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव आए, तो रोहतक में जो संयोजक बनाए बीजेपी ने, वो जाट नेताओं को बनाया। जेपी दलाल को यहाँ की जिम्मेदारी दे रखी थी, और जो बड़े जाट नेता थे उनको यहाँ पे तैनात किया गया था। नॉन जाट वैसे हमलावर है, जाटों को स्ट्रेटजिकली वैसे है कि भाई कुछ तो प्रभाव आएगा। तो आप ये देखिए कि वो चारों तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको ये लग रहा है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस में बाजी पलट सकते हैं, और तो किसी का अभी विरोध है नहीं कांग्रेस में। आप ये बताइए, कुमारी शैलजा है, मुझे तो लगता कुमारी शैलजा के तो बल्कि उनके प्रति तो एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि वो बेचारी है, हम तो बहन जी के साथ हैं और बहन जी के साथ तो गलत हो रखा है। भाई आप ये बताइए, विपक्ष की पार्टी है बीजेपी, और कांग्रेस के सांसद के प्रति इतनी सिंपैथी, ये स्ट्रेटजी का पार्ट तो स्ट्रेटजी हुई ना कि जैसे तैसे जो कांग्रेस के भी जो बड़े नेता है वो उनकी भी नाराजगी या उनके समर्थकों की नाराजगी वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एंटी हो जाए। तो ये जो चीज़ है ये इसलिए है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे अब अभय सिंह चौटाला जब विधानसभा में बोलते थे वो कहते थे भाजपा की बी पार्टी है, ये जेल जाने के डर से लेकिन अगर रिकॉर्ड देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा ने गठबंधन करके हरियाणा में सरकार चलाई है, पहले चलाई है कई मैं बार। वो कह रहा हूं, तो ऑफिशियली पार्टनर तो चौटाला की पार्टी है। अब अंदर खाते कांग्रेस के नेता लेकिन उसके बी पार्टनर है नहीं, वो हमें नहीं पता। लेकिन ऑफिशियली जब भी अभय सिंह चौटाला से स्टेटमेंट लोगे आप चुनाव में या चुनाव से किसी भी टाइम में, बीजेपी पे कम बात करेंगे, सरकार के खिलाफ कम बोलेंगे, भूपेंद्र हुड्डा पे ज्यादा बोलेंगे। उसको आप छोड़िए, जब सोनीपत लोकसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो चुनाव लड़ने के लिए कौन आया? दिग्विजय सिंह चौटाला। तो दिग्विजय सिंह चौटाला जो है ना, उनको पता था कि सोनीपत से वो नहीं जीत सकते, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डैमेज करना था, और वो किसकी शय पे आए थे? तो वही तो सवाल तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में डाउन आएंगे तो इनेलो और जजपा की लट लग जाएगी। लोग हो सकता है जो इधर के लोग जो समर्थक है खिसक के उधर आ जाए, तो सब लोग जो है वो अपनी अपनी गोटी फिट करने के चक्कर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पे रखते हैं। एक सवाल और भी उठ रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता हैं, मास लीडर हैं, सभी मानते हैं, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक जब कभी हरियाणा का जिक्र होता है और उनको टारगेट करना होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही टारगेट करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनके सुपुत्र हैं, जो कि इक्वली पॉपुलर हैं,
कितने बार वो सांसद बन चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, अभी रोहतक से हाल में कांग्रेस के सांसद भी हैं। तो क्या वो उनकी जो लीगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? क्या वो इतने कम्पिटेंट हैं कि वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह बड़े नेता या इस तरह से कभी कमान संभाल पाएंगे हरियाणा की? देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उन्होंने अपने बाप से काफ़ी कुछ सीख लिया है। नेताओं से कैसे व्यवहार करना है, कैसे नेता को कैसा ट्रीटमेंट देना है, ये सब उन्होंने सीख लिया। इस विधानसभा चुनाव में आप देखोगे कि पूरे चुनाव की बागडोर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फेस थे, लेकिन जो पूरा जो चुनाव का जो कमान थी ना, जो घोड़े पे सवार थे, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। सबसे ज़्यादा जनसभा दीपेंद्र हुड्डा की गई। सबसे ज़्यादा लोगों में डिमांडिंग नेता के जैसे स्टार कैंपेनर के तौर पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उसमें थे। इवन कि जहाँ पे कुमारी सैलजा के समर्थकों को विधानसभा की टिकट मिली हुई थी, वहाँ उन प्रत्याशियों ने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने चुनाव प्रचार के लिए बुलाया और दीपेंद्र हुड्डा गए भी कई जगह पे। कई जगह नहीं गए। नहीं, कोई नहीं बुलाएगा तो जाएंगे कैसे? जो ज़्यादा कट्टर आदमी थे वो नहीं बुलाया उन्होंने, तो नहीं गए। लेकिन जिन्होंने बुलाया वहाँ गए। तो आप ये देखिए कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा में कुछ दम नहीं हो चुनाव में, राजनीति में आगे बढ़ने का, तो ये सब नेता जो अपने चुनाव के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही क्यों बुला रहे थे? सैलजा को ही बुला सकते थे। देखिए, जो रणदीप सुरजेवाला को ही बुला सकते थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गोल्डन पीरियड था वो 2019 से लेकर 2024 जब तक विधानसभा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड में, इवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ज़्यादा डिमांड में जो नेता था, खास करके जब रोहतक लोकसभा से चुनाव हार गए थे, जो सेंटिमेंट था वो सेंटिमेंट दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में था। और सबसे ज़्यादा डिमांड में, लोगों की डिमांड के जो नेता थे और हर कोई उनसे मिलना चाहता था, उनका टाइम चाहता था या उनको अपने इवेंट में बुलाना चाहता था, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके पास गोल्डन नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी थी और वो अपॉर्चुनिटी हो गई मिस। तो मेरा सवाल ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 अक्टूबर चुनाव वाली जो एक ट्रेन है वो मिस कर गए। अब आगे उनका फ्यूचर जो है, हार्ड टाइम शुरू हो चुका है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गोल्डन टाइम ये तो पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक का मूड कब बदल जाए, कब किसके साथ हो जाए, ये हरियाणा के लोगों के बारे में तो आप सोच बना नहीं सकते। क्योंकि ये जो चुनाव था विधानसभा का, इसमें पब्लिक का जो मूड था वो आपको ही पता होगा। एंटी बीजेपी था, एंटी बीजेपी था, प्रो कांग्रेस नहीं था। सभी ये कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ गई। नहीं, मैं आप ये बताइए कि कितने, इसमें दो बातें हैं। नहीं, आपने तो ये यहाँ दो बातें हैं, यहाँ दो बातें हैं। आप तो पब्लिक में गए हो। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ दो बातें हैं। एंटी बीजेपी जरूर था, पर हम रोहतक में आसपास यहाँ ज्यादा घूमते हैं, हमारा रहना भी, लोगों से मिलना जुलना है, तो हुड्डा उनके समर्थक कर रहे थे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसको फिर दे टुक इट फॉर ग्रांटेड, उन्होंने हल्के में लिया। अगर बहुत सारी गलतियां भी की, अगर सरकार नहीं बनी तो कारण तो ऑब्वियसली उसके हैं। देखो, राजनीति में जब आदमी आगे बढ़ता है ना, तो गलतियां तो होती है। अब गलतियां मान लीजिए, या पार्टी की जो आपसी जो गुटबाजी थी उसको सुलझाने के लिए गलत डिसीजन लिए गए हो। लेकिन नेता का काम तो है ना कि सबको ऑन बोर्ड रखना, नाराज को जाके मनाना, डैमेज कंट्रोल करना, साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें प्रयोग करना, क्योंकि परिणाम जिस दिन आएगा ना उस दिन कोई नहीं सुनेगा आपकी। अगर आपने जीत लिया, कैसे जीता कोई नहीं पूछने वाला, सब आपको वाहवाही करेंगे। अगर आप हार गए हो, पूरी मेहनत के बाद, पूरी सिंसेरिटी के बाद, पूरी ईमानदारी के साथ, सब कहेंगे कि बहुत बड़ी कमी रही है आपकी। आप ये बताओ, हरियाणा में आज ऐसा कौन सा नेता है जिसके 30 MLA अपने दम पर जिता सकता? आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में 30 तो बहुत बड़ा नंबर आपने दिया। हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो अपने जो है ना सीट निकालने के अलावा कोई और सीट भी जितवा सके। मैं तो ये कह रहा हूँ, मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 8.5-9 के आस 9.5 साल, जी 9.5 साल सरकार चलाई और बहुत सारे अच्छे काम किए। शिक्षकों का जो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र का जो लेके आए,
ऑनलाइन जो चीज़ें रजिस्ट्री या जो पर्ची खर्ची ऑनलाइन खत्म की एक तरह से हम पर्ची खर्ची का नारा दिया गया कि भाई पर्ची खर्ची को ख़त्म करेंगे, कुछ हद तक ख़त्म हुई नहीं, भी है। कंट्रोल हुआ है, करप्शन ऐसा कंट्रोल है। हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत अच्छी है, जिसकी हम भी, आप भी और जनता ही भी बिल्कुल करनी प्रेज चाहिए। करती है सरकार की, जी। मनोहर लाल के जो कार्य थे। लेकिन आखिर में इतने अच्छे काम करवाने के बावजूद, इतने बढ़िया हरियाणा की व्यवस्था करने के बावजूद भी क्या करना पड़ा बीजेपी ने? गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन नहीं, मनोहर लाल जी को हटाना पड़ा। नहीं, मनोहर लाल जी को हटाने अब ये पीछे देखिए, अगर कारण कई उनका थे। जो फेस है, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था दी, उनको आखिर में हटाना पड़ा। मैं मास लीडर की बात कर रहा हूँ कि आज किसी भी पार्टी में इतना बड़ा नेता नहीं है कि जो 25 से 30 एमएलए अपने दम पे जिता के ले आए। नहीं, आपकी एक बात भी नहीं। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर आज के दिन बहुत बड़े नेता हैं। पावरफुल है। नहीं नहीं, बड़े नेता भी हैं, वो नहीं, चुनाव जितवा भी सकते हैं, वो चुनाव हर बार। आज के दिन मनोहर लाल खट्टर वाकई में प्रभावशाली था। लेकिन बात हो रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में होने के बावजूद भी, आज 3 बार सरकार उनके हाथ से निकल गई, उसके बावजूद भी खड़े रहना, अपनी सीट इतने बड़े मार्जिन से निकालना, अपने दम पर इतनी सारी एमएलए लेके आना, आप ये बड़ी बात है। आप ये देख लो कि जैसे होती है ना, सरकार की जो कुर्सी की वो थी ना, वो हाथ से यूँ निकल गई एकदम से, और उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। ये बजट सत्र अभी देख रहे हो आप चंडीगढ़ में विधानसभा में, उसमें अनिल विज खड़ा होकर बोलते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बात करते हैं, और कोई नेता जैसे कोई बोलते हैं, गौतम बोलते हैं, रामकुमार गौतम आप जी, उसको भी वो छोड़िए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऐसे बोलते पिछले हैं। दिनों एक इनफॉर्मल मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और जिसमें अपने मनोहर खट्टर भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी काफी है। वो एक बड़ा बड़े नेता इनफॉर्मल थे शादी मुलाकात हुई है, जिसमें सिर्फ राम रवि, उसको कितना बड़ा इशू बना दिया। हाँ, वो तो खाली इतना ही तो था कि भाई और हुड्डा साहब क्या, इतना ही तो बोला था प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन उसको ये बना के ये बीजेपी में जाएंगे, ये उसमें मतलब क्या है, एक नैरेटिव सेट करने की है कि बड़े नेता को कैसे डाउन किया जाए, कैसे जीरो किया जाए। ये सभी, ये ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ घेराबंदी है। आप हरियाणा में या किसी भी स्टेट में या देश में किसी भी बड़ा नेता होगा ना, कोई भी पार्टी, उसी को घेरने के लिए लग जाएंगे। लेकिन अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा। जब कांग्रेस में राहुल गांधी का उदय हुआ, जैसे सोनिया गांधी ने राजनीति से थोड़ा सा सक्रियता कम हुई और राहुल गांधी को आगे किया, तभी कांग्रेस बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू घोषित करवा दिया। इतना ज़्यादा उसको ट्रोल किया गया, इतना ज़्यादा उनको मतलब नेता राहुल गांधी तो बल्कि लोगों ने नाम ही भूल गए थे बाद में। तो एक बीच में ऐसा हो गया था कि वो पप्पू गांधी मानने लग गए थे उनको। तो ये है कि जैसे राहुल को इतना डाउन कर दिया कि राहुल अब कभी भी देश में आगे नहीं बढ़ सकता कांग्रेस पार्टी में। एक ऐसी स्थिति बन गई, आम पब्लिक उसको यही मानने लग गया कि ये तो पप्पू है, वास्तव में ये प्रधानमंत्री बनने के नहीं, इस तरह की इमेज बनाई गई। लेकिन जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तब लोगों की आंखें खुली, जो वाकई में जो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, सीटें भी बढ़ी है, 50 सीटों से 100 सीटें भी लोकसभा में। लेकिन एक बात है, इस परीक्षा से बंदा निखरता है, जो बच गया ना, जो सर्वाइव कर गया, वो निखरता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप देखो ना विधानसभा में, आप मेरे को दीपेंद्र सिंह हुड्डा का तो थोड़ा सा अलग वो टेम्परामेंट है। वो जैसे फेस, कई बार मीडिया का फेस नहीं कर पाते कई बार, जैसे कोई बड़ा मुद्दा हो या कोई ऐसी चीज़ आ जाए सामने, तो कई बार वो बचते हैं मीडिया से। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, वो कभी मीडिया से बचते नहीं देखे होंगे। लेकिन वो कभी सीधा जवाब नहीं देते। सीधा जवाब ना दे वो तो उनकी चलो एक शैली हो सकती है, हाँ, वो, लेकिन वो बचते नहीं। जिस दिन विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, सुबह 10 बजे तक माहौल कांग्रेस के फेवर में था। जैसे जैसे बीजेपी के फेवर में आया, 12 बजे के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे स्टेटमेंट दे के गए थे मीडिया के लोगों को। नहीं तो ऐसी स्थिति में तो मैं कह रहा हूँ नेता का पब्लिक में सामने आना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नहीं, ये जो रणनीति है, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि
भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार सरकार गंवा चुके हैं, उसके बावजूद भी इतने ताकतवर है। अगर किसी दूसरे नेता से अगर हमें उनको कंपैरिजन करना है तो पहले हमें एक ऐसा नेता ढूंढना पड़ेगा जिसने इस तरह से 3 टर्म जो है ना सरकार हारी उसके बावजूद भी इतने रेलिवेंट हो, तो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी पावरफुल। मुझे नहीं लगता आज के दिन ऐसा कोई भी नेता है जो इतने बार चुनाव मतलब हाथों से सरकार गई हो। क्योंकि देखिए ना 2014 में तो बीजेपी मोदी के नाम पे आ गई, 2019 में कहाँ मेजोरिटी आई, नहीं आई। और इस बार भी जो हुआ वो हम सब के आगे जो वोट परसेंटेज है वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और जिस तरह का माहौल था तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इज़ ए मास लीडर, वेरी पॉपुलर लीडर। और इसीलिए भी देखो बीजेपी को इसमें 2 बेनिफिट है। एक तो हुड्डा साहब को पूरी पार्टी मिलके हराए वो आसान है, लेकिन कांग्रेस को हराना, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरह से मतलब उसके पास लीगेसी है, कांग्रेस का नाम भी है। एक पार्टी को ख़त्म करना बहुत बहुत मुश्किल काम है और यही उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ किया। केजरीवाल को अकेले घेरा और केजरीवाल को जेल भी भेजा, उनकी पार्टी को भी हरा दिया। ये जो भूपेंद्र हुड्डा पे हरियाणा में जो एक निशाने पे रहते हैं सभी जगह सभी नेता, ऐसे ही दिल्ली में आपकी बात केजरीवाल थे। बिल्कुल यही हुआ, सेम मॉडल अपनाया गया। आप कांग्रेस के जो नेता है वो भी केजरीवाल हमलावर, बीजेपी तो है वो भी हमलावर, और भी कोई नेता है वो भी केजरीवाल के पीछे लग रहे। वही ना पार्षद टू तो प्रधानमंत्री। मतलब ये एक स्ट्रेटजी होती है कि कोई भी बड़ा नेता है उसको चारों तरफ से घेरा जाता है। ऐसा नहीं है अब बीजेपी तो सत्ता में है, वो तो वैसे भी तो कहते वैसे हैं ही ना, उसको बड़े नेता को डाउन वैसे भी करेंगे। कहते हैं कि एक झूठ को 1000 बार अगर आप बोल दो तो वो सच हो सच जाता है। साबित हो जाती है। तो अब बार बार लोगों को कहोगे बीजेपी हुड्डा साहब बीजेपी एजेंट है, बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं, 1000 लाख बार बोल दोगे तो लोगों को लगेगा कि इतने बार सुन लिए है कान में, तो हो सकता है कि उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो। अच्छा ये देखिए, चलो वो एक अलग बात है। विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष का तो काम होता है क्रिटिसिज्म करना किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को। लेकिन आप ये देखिए कांग्रेस के नेता भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगेंस्ट है, उनके बारे में उनकी स्टेटमेंट आती है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप कभी भी कोई स्टेटमेंट आप ले लीजिए, वो जब शैलजा के साथ चुनाव के टाइम में जब बातचीत किया कि भाई शैलजा तो के बारे में आपका, शैलजा ने कहा जी आपने भी नुकसान किया, उसकी माननी नहीं, अपनी चलाई ये किया, तो भी उन्होंने कहा शैलजा हमारी बहन, छोटी बहन है। नहीं, ये रेयरली क्रिटिसाइज, ये सही बात है। कभी आज तक वो कभी किसी के बारे में छोटा नहीं बोलते। उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट भी कभी किसी नेता के बारे में पलट के जवाब नहीं दिया है। तो वो ये मैं तो ये कह रहा हूँ, ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी नेता में, भी हैं कि भाई वो इस तरीके के पलटवार नहीं करते, नहीं तो पेशेंस नेता 1 सेकंड में खो देता है। और ये मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो पेशेंस है, ये जो चीज़ों को अपने अंदर समेट के रखने की, और भाई अपने गुस्से को भी जो है वो बाहर नहीं निकलने दे रहे, वो अपनी खुशी भी इजहार नहीं कर पा रहे। जैसे वैसे देखो बेहतर तो ये रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि किसी को बताते तो है नहीं और उनकी फेस से भी समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं, अगर वो खुद अपनी आत्मकथा लिखें और उसमें वो सच्चाई बयां करें, मुझे लगता है कि असली बात तो तभी बाहर आएगी आखिरकार हुड्डा साहब की पॉपुलैरिटी का, उनके राज का, और उनके मन में चल क्या रहा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में क्या चलता है और वो क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, इसके बारे में ना मैंने एक उनके बहुत ही क्लोज पॉलिटिशियन है उनसे बात की। मैंने कहा जी आप हुड्डा साहब के तो बिल्कुल साथ रहते हो साई की तरह, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगले क्या प्लानिंग होगी, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेंगे या प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे, ये तो आपको तो पता ही होगा। वो तो नेता का ये कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद ये नहीं पता होता कि इस हाथ से कोई बात आगे लिखी गई तो इस हाथ को पता चल जाए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक हाथ को छोड़ के दूसरे हाथ को भी पता नहीं चल पाता, हम तो बहुत दूर की बात है जी। तो वो उनमें जो क्वालिटी है ना, पेशेंस जो है, वो विरले ही किसी नेता में देखने को मिलता है जी। ऑन दिस नोट हम आज के बड़े जो मुद्दा है उसको यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप
की भी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बीजेपी हो या विपक्ष पार्टी हो, सिर्फ उन्हीं को इतना टारगेट क्यों करते हैं? पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है उन्हीं को क्यों टारगेट करते हैं? आपको क्या लगता है? और फाइनली मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा। बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 30-37 एमएलए है, 29-30 तो उन्हीं के फेवर के हैं, 6-7 जो है वो दूसरे गुटों के कह सकते हैं। 37 एमएलए हैं, 3 सांसद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फेवर में है। एक तो उनके बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एक वरुण मौलाना और एक अपने सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से। शैलजा जो है वो अलग गुट से है। तो 3 सांसद, 37 एमएलए, जिस नेता के साथ पार्टी के साथ जयप्रकाश भी तो रह गए। हाँ, जयप्रकाश 4 हो गए ना। 4, तो 4 सांसद और 37 एमएलए, जिसमें से 30 उनके समर्थन के हैं। तो इतने बड़े नेता, इतना पावर सिस्टम होने के बावजूद मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अब आने वाला जो समय है 2029 चुनाव से 25 से लेकर 29 तक का जो अब ये जो 4 साल का पीरियड है, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। एक तो बीजेपी हमलावर, ऊपर से जजपा, और जजपा जो शांत बैठी है ना, ये कोई शांत वो तूफान से वो पहले की शांति कह सकते हैं, क्योंकि वो भी अब हरियाणा में शक्ति को एकत्रित करके, और वो भी अब फील्ड में निकलने वाले हैं। अभी वो ऊर्जा मुझे लगता है कि नहीं खराब करेंगे, लेकिन चुनाव से 1 साल और वेट कर सकते हैं। तो अब जजपा, इनेलो, वो दोनों एक भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया अलग अलग रह के, तो भाई वो बात है, कोई फ़ायदा तो है नहीं, कभी सत्ता में आने का, कभी सोच भी नहीं सकते, अलग अलग रहेंगे। तो अगर वो दोनों परिवार एक हो गए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र भी अब जी बढ़ने लग रही है लगातार, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए खासकर ये बहुत चुनौती वाला काम है। तो इसलिए ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर राजनीति में मजबूत स्तंभ रहना है, तो अब उन्होंने पब्लिक के बीच में जाके पहले से भी कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। ऑन दिस नोट, और इसके अलावा जो लीगल केसेस उनके सामने हैं वो भी उनको लड़ने हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हुड्डा साहब को सभी टारगेट क्यों करते हो। ओपी जी, बड़े मुद्दे में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।